नमस्कार, मैं संदीप स्वागत करता हूं सभी मित्रों का आज के नए पॉडकास्ट में। पिछले पॉडकास्ट में हमने अनंत श्री से काम वासना पे बातचीत शुरू की थी और एक गहरी अंतर्दृष्टि के साथ हम सभी अनंत पद के मित्र उस आयाम में प्रवेश कर रहे हैं जहां पे एक नई अंतर्दृष्टि और एक नई क्लैरिटी चाहिए हमें। सभी मित्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं। प्रणाम अनंत श्री। पिछले पॉडकास्ट में जो 3 टेबूज की आप बात करते हैं उसमें हमने काम वासना को स्पर्श किया था और एक गहरी अंतर्दृष्टि के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आज उसके अनंत श्री और गहरे आयामों में प्रवेश करते हुए एक समझ और क्लैरिटी की तरफ बढ़ेंगे। पहला प्रश्न अनंत श्री ये है कि आजकल देखा जाए तो काम वासना और प्रेम एक समानार्थी हो गए हैं। लोगों का ऐसा कहना होता है और ऐसा दिखता भी है कि अगर काम वासना नहीं है तो प्रेम भी नहीं होता है। समाज में ऐसा हो गया है कि ये लोग शादीशुदा भी होते हैं, अगर वहाँ पे सेक्स नहीं है तो लोग कहेंगे कि प्रेम नहीं है। फिर वहाँ पे इसको कैसे देखा जाए पूरे समाज के परिदृश्य से अगर बात करें तो? देखिए, काम वासना प्रेम जुड़े तो हैं लेकिन अनिवार्य नहीं है कि उनको हम साथ रखें या उनको हम समानार्थक देखें। ऐसा अनिवार्य नहीं है। मनुष्य विकास की यात्रा है। देखा जाए प्रेम काम वासना की खिलावट है। मनुष्य पशु जैसा नहीं है। काम वासना की बात चलती तो लोग उसी तरह से देखते हैं। यहाँ पर भावनाओं का संगम है, व्यक्ति के विचार की क्षमता है, उसके महसूस करने की अलग अलग क्षमताएं हैं। ये सब मिलाकर संबंध को बनाती है। अगर केवल काम वासना से ही संबंध बने तो बिल्कुल यांत्रिक हो जाते हैं। यांत्रिक संबंधों में कोई बड़ी परितृप्ति आती भी नहीं। वो केवल एक रिलीज होती है, फिजिकल रिलीज व्यक्ति की। लेकिन जो परितृप्ति है, डीपेस्ट सेटिस्फेक्शन है, या काम वासना में भी जिसको हम उपयोग करते हैं सब ऑर्गेज्मिक फीलिंग, तो ऑर्गेज्मिक फीलिंग को भी लोगों ने भी लिमिटेड बना दिया। ऑर्गेज्मिक को भी उन्होंने जेनिटल सेंटर्ड बना दिया है। ऑर्गेज्मिक जब हम एक आर्गन की तरह हो जाएं, यूनिफाइड हो जाएं, एक हम यूनिफाइड फील्ड की तरह अनुभव कर पाए तो वो अनुभव होगा। इसीलिए कितने लोग हैं जो उस गहनतम परितृप्ति को नहीं पाते हैं क्योंकि वो सेंट्रलाइज्ड हो गए। जब तक विचार, भावनाएं, संवेदनशीलताएं सब एक लय में ना आ जाए तब तक वो गहरी परितृप्ति तो आएगी नहीं। तो इसलिए वो सेंटर्ड नहीं है, उसको हमें विस्तार देना पड़ेगा। लेकिन प्रेम तक व्यक्ति को उठना पड़ता है। प्रेम एक यात्रा है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि प्रारंभिक धरातल से ही प्रेम और काम वासना अलग होंगे। प्रारंभ में वो एक होंगे। व्यक्ति उनको गड्ढमड्ढ करेगा। जब किसी के प्रति अपनी किशोरावस्था में व्यक्ति आकर्षण अनुभव करेगा तो उसको शब्द यही देगा कि मुझे प्रेम अनुभव हो रहा है, जो कि हम करते भी हैं। हमको उससे प्यार हो गया नहीं, हम उससे आकर्षित हो गए, बस केवल शारीरिक आकर्षण की तरफ हम गए। लेकिन फीलिंग्स मिक्स है। ऐसा भी नहीं कि फीलिंग नहीं है, वहां पर वो हैं। इनको धीरे धीरे आगे करके सेपरेट करना और उनको सेपरेट जीना, ये देखा जाए कौशल है और विकास है। तो जब आगे धीरे धीरे व्यक्ति जाएगा विकसित होते हुए तो एक दिन प्रेम का धरातल बिल्कुल अलग सा जान पड़ेगा और काम वासना का धरातल बिल्कुल अलग सा जान पड़ेगा। लेकिन ये अंतिम परिणति है। प्रारंभ में दोनों मिक्स रहेंगे, फिर धीरे धीरे अलग होंगे। उनकी स्वतंत्र सत्ता होगी। जैसे एक बीज गिरे और उससे एक पौधा निकले। पौधे में बीज, जो बीज है, बीज में पौधा शामिल है। पौधा बढ़ेगा तो बीज नष्ट हो जाएगा, खो जाएगा, तिरोहित हो जाएगा। शुरुआत का जो बीज है उसमें प्रेम और काम वासना दोनों एक साथ घुले मिले, एक ही साथ गड्ढमड्ढ है। फिर वो काम वासना का बीज टूटेगा, प्रेम का पौधा निकलेगा, और जैसे से प्रेम का पौधा विकसित होगा काम वासना का बीज तिरोहित हो जाएगा। इतनी सुंदरता से अनंत श्री आप समझा रहे हैं। अनंत श्री, एक विवाह में एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन है और बहुत ज्यादा लोग उससे भी ऑब्सेस्ड रहते हैं, वर्जिनिटी। कि अगर
नई नई किसी की शादी हुई है और अगर महिला जो है वो वर्जिन नहीं है, जैसे सो कॉल्ड जो लोगों की मान्यता है कि मतलब अगर काम वासना में जा रहे हैं तो एक उनको ब्लड जैसा निकलने का और ये सब दिखने का एक होता है कि हाँ वो वर्जिन है। इस पे लोगों की ऑब्सेशन है, लेकिन इस पे एक गहरी अंतर्दृष्टि मैं चाहता हूँ आपसे। कई कल्चर्स में तो बहुत ही विचित्र है, सफ़ेद चादरें बिछाई जाती बिल्कुल। हैं, माँ बाप पूरा उसमें सक्रिय रहते हैं, सुबह उसका डिस्प्ले किया जाता है। चाय अपनी पीते रहो। चाय भी वर्जिन नहीं है। काफी कॉकटेल होके बनी है, दूध पानी और शक्कर सब मिलके। वर्जिनिटी की चाह देखा जाए व्यक्ति को वस्तु में बदल देने की आकांक्षा है। ये चाह बेकार है, सामाजिक इसकी कोई उपयोगिता नहीं, मनोवैज्ञानिक उपयोगिता भी नहीं है। क्यों वर्जिन की चाह है व्यक्ति को? कौमार्य व्यक्ति के अंतरतम का हो सकता है, कौमार्य उसके मन का हो सकता है। शरीर के कौमार्य की चाह ये होती है बस वैसी ही जैसे हम एक नया मोबाइल लेना चाहते हैं, तो नए मोबाइल को जब हम कहते हैं अनबॉक्सिंग करेंगे, तो एक इंसान अनबॉक्सिंग करने के लिए नहीं है कि आप अब इस तरह से उसके साथ आप पेश आएंगे जैसे कोई आपको नया गैजेट मिला है। इंसान तो प्रतिक्षण नया है, गैजेट तो पुराने हो जाते हैं, इंसान कोई पुराना थोड़ा ही होता है। और अगर इंसान के नएपन से जुड़ने की क्षमता नहीं है तो फिर जुड़ ही नहीं पाओगे कभी, वो प्रतिक्षण नया है। तो वर्जिनिटी की चाह वस्तुतः इसी यांत्रिक अभिलाषा से उपजी है कि जब उसको वो बिल्कुल एक नई वस्तु की तरह देखना चाहता है, और जहां ये पैदा होगा तो वहां देर सवेर संबंध वस्तु में बदलेंगे। और देखा जाए मनुष्य के जीवन की सबसे जघन्यतम और सूक्ष्मतम हिंसा जो होती है वो यही है कि किसी व्यक्ति को वस्तु में बदल देना। काम वासना इसीलिए डराती है व्यक्ति को, डराती यह है कि इसमें संभावना है वस्तु में बदल देने की, कि आप किसी को बिल्कुल ऐसे डील कर सकते हैं जैसे वो एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हैं। दुनिया में सेक्स स्लेव रहे हैं, अतीत की सभ्यताओं में कितना रहा, आज हम विकसित हो गए तो एक नए धरातल पर आ गए। मूलतः व्यक्ति एक यौन गुलाम बना लेना चाहता है किसी को, तो वो एक दास्ता हो गई, लेकिन तब उसकी मानवीयता और जीवंतता खत्म हो गई। उसी के चलते हुए आजकल तो ऐसे उपकरण आ गए हैं, ऐसे डॉल्स आ गई हैं, वो व्यक्ति को शायद ज्यादा मुफीद पड़े क्योंकि वो ज्यादा वस्तु है। तो काम वासना को अगर बिल्कुल यांत्रिक, एक जेनेटिक, जो जेनेटल रिलीज है, जेनेटिक नहीं, जेनेटल रिलीज की तरह व्यक्ति देखेगा तो उसको वस्तु ही चाहिए। तो ये कौमार्य की अवधारणा वस्तु की अवधारणा है जो कि नितांत अव्यवहारिक, अमानवीय है। उस दृष्टि से हमको नहीं देखना चाहिए। हमको व्यक्ति को निजता के सम्मान की तरह देखना चाहिए। और किसी व्यक्ति का, और ज्यादातर स्त्रियों पर ही बात लागू रही, पुरुषों पर तो लागू नहीं रही, क्योंकि उनका कोई परीक्षण करने का ऐसा पैमाना नहीं है। पैमाना तो स्त्रियों का भी नहीं है, मेडिकली हम जानते हैं आजकल। तो इसमें समस्या यही है कि हम व्यक्ति को उसके अपने निर्णय लेने की और उसको अपने साथ जीने की स्वतंत्रता नहीं देना चाहते। व्यक्ति स्वतंत्र है, वो ऐसे जीना चाहता है या वैसे जीना चाहता है, लेकिन अभी उसने तुम्हारे साथ जीने का निर्णय लिया, तो निर्णय ले लिया है ना, तो उसके स्वतंत्र निर्णय का सम्मान होना चाहिए। उसके बीच में वर्जिनिटी डालेंगे तो हम उसकी स्वतंत्रता, निजता का सम्मान नहीं कर रहे। तो ये एक इसका उलझाव है बहुत बड़ा। श्री वर्जिनिटी जैसे टैबू पे आपने इतना क्लियर कट आंसर दिया, मुझे लग रहा है कि अब तो पब्लिक को ऑब्सेशन नहीं होगा अगर बात समझ में आ जाए तो। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए, हम व्यक्ति के साथ रहें ना, हम उसको वस्तु में बदले नहीं। और यौन स्वतंत्रता भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। अब उसको कैसे उपयोग करेगा ये अलग विषय हो सकता है। अनंत श्री,
विवाह में भी अक्सर देखा जाए तो काम वासना को एक कंपलसरी चीज़ बना दिया गया है। समाज का भी एक अलग दबाव रहता है कि वंश आगे बढ़ाना है, तो लोग ना चाह कर भी काम वासना जैसे कृत्य में जाते हैं विवाह के बाद, अगर उनका मन नहीं होता है। और मेडिकली देखा जाए तो पहले के लोग इसको बोलते हैं कि कुछ दिक्कत है, तभी हो सकता है कि काम वासना में नहीं जा रहे हैं वो लोग। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? इसको देखिए, मैं ऐसे देखता हूँ, विकास क्रम में जब विवाह का आविष्कार किया व्यक्ति ने धीरे धीरे, तो वो मौलिक रूप से संतान को जन्म देना और इस सब के लिए नहीं था। वो उसी चीज के लिए था कि स्त्री पुरुष साथ होकर काम वासना के माध्यम से सुख का अनुभव करना चाहते थे। बिखराव की स्थिति उसने जी ली थी, जो कई जटिलताएं और परेशानियां भी लाती थी, और उसने अकेले दो लोगों के साथ के एक बड़े सुख को भी अनुभव कर लिया था कि निजता का सुख कुछ और भी जोड़ता है, भावनाओं को कुछ और गहराई देता है, इस सब के साथ। अब विवाह को भी धीरे धीरे विकसित होते चले जाना चाहिए। आम तौर से तमाम लोगों को इसलिए भी विवाह समझ में आया, वो भी एक विकास क्रम की यात्रा थी कि काम वासना की परितृप्ति अगर चाहता भी था व्यक्ति, तो पहले सबको साथी उपलब्ध हो जाए ऐसा होता नहीं था। शक्तिशाली व्यक्ति बहुत सारे विवाह कर लेता था। हम लोग इतिहास में देखते हैं, पशुओं में भी देखते हैं, जैसे एक सारे समूह को जीत लेता है, उसका नेतृत्व करता है। तो मनुष्य में भी वही पशुवत आचरण था कि एक राजा आ गया वो 100 रानी रख लेगा, एक धनपति आ गया वो तमाम महिलाएं रख लेगा। तमाम लोगों के लिए वो संतुलन बिगड़ जाता था। तो धीरे धीरे एक कारण ये भी था कि व्यक्ति को लगा ये कम से कम मानवीय है कि सबको एक साथी मिले। एक कारण ये भी विवाह का था। ये सब अभी ट्रायल एंड एरर चल रहा था। लेकिन आज के समय में मैं देखता हूं कि विवाह ठीक है, होना चाहिए। जैसे लोग कहते विवाह नहीं होना चाहिए, विवाह क्या करोगे, नहीं। इस सब ट्रायल एंड एरर में व्यक्ति ने यह भी देखा कि एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी है। लोगों को कोई लेना देना नहीं है, काम वासना की उनके अंदर बहुत इच्छा भी नहीं है, फिर भी वो साथ रहना चाहते हैं। तो ये दृष्टि जब कोई देता है कि विवाह बेकार है, विवाह में नहीं जाना चाहिए, तो वो एक चीज ये भूल रहा है कि डिजायर फॉर बिलोंगिंगनेस, साथ सहजीवन की आकांक्षा, स्त्री पुरुष में हो सकती है, स्त्री स्त्री में हो सकती है, पुरुष पुरुष में हो सकती है। अब उसको समलैंगिकता से ना जोड़ा जाए, ये समाज का विकास क्रम होगा। आज भी जिन लोगों को लग रहा है कि ये एक समलैंगिक उपद्रव शुरू हो गया है कि स्त्री स्त्री के साथ रहना चाह रही, पुरुष पुरुष के साथ रहना चाह रहा है, मैं इसको इस दृष्टि से देखता हूँ, ये भी एक विकास क्रम का हिस्सा चल रहा है। ट्रायल एंड एरर। वस्तुतः ये काम वासना का उतना दबाव नहीं है, इस सहजीवन की बिलोंगिंगनेस की आकांक्षा है। कभी पुरुष पुरुष के साथ रहना चाह सकता है, स्त्री स्त्री के साथ रहना चाह सकती है, कि दो लोगों की इतनी ट्यूनिंग है, आपस में इतना अच्छा अनुभव करते हैं। लेकिन अभी चूंकि सहजीवन में काम वासना को जबरदस्ती इंक्लूड कर रखा है, तो इसलिए लोगों को ऐसी अनिवार्यता लगती है। हम जब उस अपने विकास की समझ से उसको हटा पाएंगे, तो हम देखेंगे कि स्त्री पुरुष हेटेरोसेक्सुअल्स भी जो हैं वो असेक्सुअल हो सकते हैं। जैसे आज मनोविज्ञान में हम एक स्टेज जानते हैं असेक्सुअल, जिनके अंदर काम वासना की इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी किसी के साथ की इच्छा है, क्योंकि ये साथ हमारा केवल शारीरिक संबंध तक सीमित नहीं है। हमारा उठना बैठना बोलना, हमारा विचारों का संप्रेषण, भावनाओं का संप्रेषण, तमाम चीजों का जो साहचर्य है वो हमको आकर्षित करता है, वो भी एक धरातल है। तो आज के समय में तो तमाम ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता भी हूँ, तमाम पूरे विश्व में हैं, जो एसेक्सुअल मैरिजेस में हैं। काम वासना की जरूरत नहीं, फिर भी साथ में। आम समाज कहेगा कि भाई फिर क्यों साथ में हो, फिर क्यों साथ में हो? क्योंकि साथ भी तो एक सुख की चीज है। व्यक्ति सुख के लिए साथ में है, और साथ भी एक बहुत बड़ा सुख होता है। इसको इनकार व्यक्ति अभी तक करता चला है, क्योंकि उसको एक ही बात समझ में आई। जैसे
पहले के लोगों की मान्यता थी कि स्त्री और पुरुष के बीच दोस्ती नहीं हो सकती। दोस्ती तो इस पे वो लोग उदाहरण देते थे कि पेट्रोल और आग के बीच दोस्ती नहीं हो सकती, जैसे ऐसे स्त्री और पुरुष के बीच दोस्ती नहीं हो सकती। अब ये कितना अमानवीयकरण है कि हमने पेट्रोल और आग बना दिया। ऐसा नहीं है। स्त्री पुरुष एक बहुत बड़ी सत्ता है, उनकी उपस्थिति बहुत व्यापक है। काम वासना इसका छोटा सा टाइनी सा हिस्सा, इसीलिए इस टैबू को समझ लेने की जरूरत है। और कभी कभी एक बड़ी विचित्र सी स्थिति बनती है कि समाज चूंकि वही चाह रहा है तो वो लोग ना चाहकर भी उसमें चले जाते हैं। उनकी नहीं भी इच्छा है, उनको लगता है साथ रहने के लिए तो यही शायद तरीका है, यही डोर है, तो वो स्थिति आएगी। मैं समझता हूँ कि विवाह अब एक नए ढंग से विकास की तरफ जाना चाहिए, जहां पर वो परिवार बढ़ाने के लिए नहीं जा रहे हैं। कहते हैं हमें कोई संतति नहीं लानी, हम अपने जीवन को एंजॉय करेंगे, खुश रहेंगे, हमारे पास धन हो, संसाधन हो, हम जीवन को अच्छे से जिए। हम इसलिए और अच्छे से जिए तो अकेले जीने से अच्छा लगता है, हम हमारा कोई मित्र हो, साथी हो तो हम उसके साथ जिएंगे। तो विवाह एक नई परिभाषा गढ़ेगा और नए धरातल की तरफ भी जाएगा। तो उसको इसलिए इनकार भी नहीं करना है कि विवाह बेकार की चीज़ है। विवाह भी निरंतर विकसित होती हुई यात्रा है। तो लोग केवल डिजायर फॉर बिलोंगिंगनेस से साथ में आएंगे और धीरे धीरे ये व्यवस्थाएं बढ़ेंगी। ये बोलते हुए मैं लगातार ये बात स्पष्ट कर देता हूँ, काम वासना को कोई विरोध नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि ज्यादा उच्चतर स्थिति है। उच्चतर स्थिति नहीं है, ये भी एक स्थिति है और वो भी एक स्थिति है। जिसको जो चुनना है वो चुन ले। एक विधायक दृष्टि की तरफ ही हम जा रहे हैं। जैसे अनंत श्री आपने बताया कि बिलोंगिंगनेस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जैसे LGBTQ अगर मैं आपसे पूछूं तो जैसा आपने बताया कि ट्रायल एंड एरर ही है, हम उस तरफ ही जा रहे हैं जहाँ पे हम किसी के साथ रह के खुश हो सकते हैं। निश्चित ही LGBTQ को हम बहुत महत्व नहीं देते, लेकिन लोग इस पर बहुत आजकल फैनेटिक हो चुके हैं। वो मसला नहीं, वो एक विकास क्रम का पड़ाव है जब लोग कुछ और तलाश रहे हैं। तो अब जैसे बढ़ते बढ़ते हम लोग असेक्सुअल चीज़ों को भी समझ चुके हैं कि यौन आकांक्षा नहीं है, फिर भी लोग साथ में रहना चाहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें एक एक्सप्लोरेशन में है, विकास में है, उनसे कुछ और निकलेगा। वो अभी पूरी परिणति नहीं है मनुष्य की। तमाम दमन के विरोध में भी बहुत सारी चीज़ें प्रतिक्रिया स्वरूप आई हैं। अब इसी में एसेक्सुअल में जैसे एक सिम्बायोसेक्सुअल टर्म आ गया है, एक एब्रोसेक्सुअल आ गया। सिम्बायोसेक्सुअल एक शादी है, पार्टनर है, लेकिन फिर भी वो एक पार्टनर या दो पार्टनर और बना लेते हैं और एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, साथ में रहते हैं। साथ में रहते नहीं है, मतलब कोऑपरेट करते हैं और उसको दोनों सब स्वीकार करके चलते हैं। वो सिम्बायोसेक्सुअलिटी के तौर से वो एक आपसी सुविधा और आपसी सहयोग की जो इच्छाएं थी और जो कमियां थी उनकी भरपाई के लिए, जो एक से कमी पूरी नहीं हो रही थी वो दूसरे से कर ली, वो सिम्बायोसेक्सुअलिटी में आ गई। और एब्रोसेक्सुअलिटी का जो टर्म आया वो ये कहते हैं कि वो फ्लूइड सेक्सुअलिटी है। व्यक्ति कभी बाइसेक्सुअल अनुभव करता है, कभी वो हेट्रोसेक्सुअल अनुभव करता है, कभी कुछ और अनुभव करता है। फ्लूइड, वो बह रहा है, तो अलग अलग पड़ाव पर वो अलग अलग चीजें अनुभव करने लगता है। अब प्रश्न ये उठता है, क्या ये वास्तविक सच्चाई है मानवीय मन की, कि हम इसको एक्सेप्ट कर लें कि ऐसा ही है? तो मेरी दृष्टि ये है कि ये वास्तविक सच्चाई नहीं, एक पड़ाव है। इतना दमन रहा है काम वासना का कि अब नए रूप में मन अपने को विकसित करने की कोशिश कर रहा है। और जितना ये LGBTQ AI और सब पता नहीं क्या क्या जो चलता है, रेनबो, जो ये भी एक किस्म का विरोध है समाज से, वो दमन का विरोध है जिसको लोगों ने दबा कर रखा था, सहज जीवन नहीं जी पाए थे। तो अब वो लोग तरह तरह से निकलकर अपना विरोध जताकर अपनी आइडेंटिटी को बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे पहले हिप्पी मूवमेंट चला 70 के दशक में, तो हिप्पी मूवमेंट में भी यही बात थी कि उन्होंने कहा कि हम नैतिक मानदंड और तमाम जो सामाजिक बंधन है, परिभाषाएं, उनको नहीं मानते, हम ऐसे ही हैं, हम ऐसे ही रहेंगे। ये एक अलग कल्चर है जो
अभी परिपूर्ण नहीं है, ये परिपूर्णता की तलाश में आए हुए छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। तो इनको हमें मनुष्य के विकास, संबंधों के विकास क्रम में आइलैंड्स की तरह देखना चाहिए, जो किसी और किनारे की तलाश में। अनचली कुछ लोग मल्टीपल पार्टनर भी रखते हैं, तो जैसा आपने सिम्बायोसेक्सुअल बताया है और मल्टीपल पार्टनर अगर है तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? और जैसा आप कह रहे हैं कि प्रोसेस चल रहा है, तो क्या जजमेंट हम दे सकते हैं कि सिम्बायोसेक्सुअल खराब है, मल्टीपल पार्टनर खराब है? नहीं, हम जजमेंट ना दें तो बेहतर रहेगा, इसीलिए मैं उसको प्रोसेस कह रहा हूँ। हमको जजमेंट बस एक ही देना चाहिए कि जब तक व्यक्ति अपनी निजता में रहता है, एक ही इसका बस फिलॉसफी है, किसी दूसरे को चोट नहीं पहुंचाता, कष्ट नहीं पहुंचाता, तब तक सब ठीक है। जिस क्षण वो किसी दूसरे की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करेगा, दूसरे को कष्ट पहुंचाएगा, दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करेगा, तब वो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर ये बात भी आ जाएगी कि जब दो लोग आपसी संबंध में गए तो चोट पहुंचाना, कष्ट पहुंचाना भावनात्मक भी हो गया। अगर भावनात्मक रूप से हम किसी संबंध में ऐसी कामना करते हैं कि व्यक्ति इस तरह के संबंधों में ना जाए और हम जाकर दिखाते हैं, तो वो भी एक भावनात्मक चोट है। या फिर स्पष्टता के साथ हम इसको बात कर लें, चर्चा कर लें कि मुझे ऐसा आकर्षण महसूस ही हो रहा है, हम इसमें कुछ कर नहीं पा रहे हैं। फिर आप देख लीजिए कि आप साथ में रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। नहीं रह सकते हैं तो अलग हो जाइए, अब अपनी ज़िंदगी जिए। लेकिन फिर आप झूठ बोलेंगे, फिर आप फरेब करेंगे, तो फिर संबंध जटिल हो जाएंगे। समाज में कितने अपराध इसी वजह से हो जाते हैं, कुछ छुपाने से, कुछ दबाने से। मैं नहीं कह रहा नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति शादी कर ले, उसके बाद भी उसका किसी से प्रेम हो सकता है, आकर्षण हो सकता है। अब वो तय कर ले कि ये क्षणिक आकर्षण है या प्रचंड आकर्षण है। ये तय कैसे होगा? उसके अंतर्मन से तो कुछ पता ही चलेगा। अंतर्मन की उसकी पुकार, उसकी भावना ये तो बताएगी ही। इसका तय कोई दूसरा नहीं कर सकता, व्यक्ति स्वयं ही करेगा कि यहाँ पर जो खिंचाव है ये इतना प्रबल है कि हम इसके बिना नहीं रह सकते, तो उस हिसाब से तय कर लो। तो ये बदलते हुए रूप है, लेकिन इसमें मैं ये देखता हूँ कि एक कमिटमेंट और एक निष्ठा, ये बहुत ही रसपूर्ण चीज है। कमिटमेंट और निष्ठा वैसी ही है जैसे एक पेड़ हम लगाएं और उसकी जड़ें धीरे धीरे नीचे जाएं, तो वो ज़्यादा रस को खींचकर वृक्ष को भी ज़्यादा स्वास्थ्य देंगी। तो जब हम एक संबंध में हैं और एक दूसरे के प्रति एक निष्ठा रखते हैं तो जड़ें गहरी जाती हैं। फिर जब हम निष्ठा नहीं रखते हैं तो वो उस पौधे की तरह से हो सकता है, इधर से उखड़ा वहाँ लगाया, उधर से उखड़ा वहाँ लगाया। तो संबंधों में निष्ठा का एक बहुत बड़ा मूल्य है, कमिटमेंट का। निष्ठा भी एक उपलब्धि है, मानवीय मन की उपलब्धि है। तो इसलिए जब एक पार्टनर का चुनाव हुआ, वो काम वासना के क्षेत्र में जो संबंध विकसित हुए, वो गहराई लाने के लिए था। भारत में तंत्र ने इस पर काम किया और ऐसे लोगों को उसने युग्म की संज्ञा दी कि जो एक दूसरे के प्रति पूरी तरह निष्ठा में रहते हुए विकास करते हैं, तो वो युग्म है, उन्हीं को हम युग्म बोलते हैं। तो अनिश, मल्टीपल पार्टनर और सिम्बायोसेक्स, अगर मैं पूछूं कि आपकी दृष्टि में क्या कमी रहती है लोगों में कि उस तरफ बढ़ते हैं, निष्ठा की तरफ नहीं जा पाते हैं? वो अपने से ही कटे हुए होते हैं कहीं पर। व्यक्ति जब स्वयं के भीतर ही बहुत रूटेड नहीं होता है, तो उसके भीतर एक जो छद्म भावना बन गई है कि सुख दूसरे से ही मुझको मिलेगा, तो वो दूसरे से ही ढूंढने की तरफ भागेगा। और संबंध और जो तंत्र में युग्म की दृष्टि है वो यही है कि दूसरा वातायन है, विंडो है, खिड़की है। दूसरा केवल माध्यम बनता है, लेकिन सुख हम अपने भीतर ही निर्मित करते हैं और विकसित करते हैं। तो ये दृष्टि जब हमको समझ में आ गई तो हम ये देख लेते हैं कि कहाँ हम किधर कितना भागेंगे। हमको गुजर कर उस वातायन से आना तो अपने ही भीतर है, और जो अपने भीतर नहीं गया, अपने भीतर उस वातावरण को नहीं निर्मित किया, तो वो दूसरे से सुख की आकांक्षा में भागता चला जाएगा।
मल्टीपल पार्टनर की तरफ दौड़ने की जो विकृति है, वो इसीलिए उसको मैं विकृति कहूँगा, क्योंकि वो अपने भीतर रूटेड ही नहीं है। नहीं तो एक व्यक्ति अच्छा हो पार्टनर, चाहे बुरा हो, वो विंडो तब भी बन जाएगा, खिड़की तब भी बन जाएगा, आप अपने ऊपर लौट आएंगे। आप उस खिड़की से उस आसमान को देख पाएंगे जो हमारे भीतर कहीं फैलता है। फिर हम जुड़ते हैं लोगों से, लेकिन वो हमारी कोई आवश्यकता नहीं है। फिर वो जो बिलोंगिंगनेस है वो काइंड ऑफ शेयरिंग होती है, वो बांटना होता है, लेना नहीं होता है। अभी तो मल्टीपल पार्टनर में हमको लेने की इच्छा है, कुछ मिल जाए इससे जो इससे नहीं मिला था, जो इससे नहीं मिला था उससे क्या मिल जाएगा, ऐसा कुछ नया नहीं मिल जाएगा। भावनात्मक भिन्नताएं हो सकती हैं, लेकिन भावनात्मक भिन्नताएं, वैचारिक भिन्नताएं कितनी भी हों, मूल रूप में भावनाओं का और विचारों का स्वरूप तो एक ही है, जिसका दर्शन हम चाहें तो इस जगह भी कर सकते हैं और चाहे तो हम कहीं भी नहीं कर सकते। अनंत श्री, सिनेमा जगत में देखा जाए तो बॉलीवुड, हॉलीवुड, आजकल एक नया हुड चला है, पॉर्नवुड, जिसमें टीनेजर से लेके, और हम उम्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं, वो लोग भी इस पॉर्नहुड कल्चर में इन्वॉल्व रहते हैं। तो पॉर्न का इतना मतलब चलन क्यों, लोग इतना क्यों देखने में पागल रहते हैं, इसके पीछे का क्या मनोविज्ञान है? सीधा सा मनोविज्ञान है। मनुष्य को अपने शरीर के साथ सहज नहीं रहने दिया गया। कितने लोग उन्होंने अपने शरीर को सहजता से नहीं देखा है, दूसरों को नहीं देखा है। अगर एक बार सहजता से देख लिया होता तो आकर्षण खत्म हो जाता। कोई नई चीज़ तो निकल के नहीं आएगी, किसी के शरीर पे कोई नई चीज़ें तो नहीं उगी हुई होंगी। जो सभी के शरीर में है वही दूसरों के शरीर में है। तो इसलिए आकर्षण दमन की वजह से है, और इसको स्वस्थ बनाया जा सकता था। फिर एक ये चीज़ भी व्यक्ति को स्वीकार करके चलनी चाहिए, तब ज़्यादा हम संतुलन पर आएंगे कि व्यक्ति देखने वाला प्राणी भी है, वो देखना भी चाहता है, वो भोगना ही नहीं चाहता, वो देख कर भी भोगता है, सुनकर भी, सारी इंद्रियां शामिल होती। जितना हमारा फैशन है वो भी उसी की तरफ इशारा नहीं करता है क्या? हम उस सेंसुअलिटी को देखना चाहते हैं। लड़कियां अच्छे कपड़े स्त्रियां पहनती हैं तो कैसे हम लोग कमेंट करते हैं, कितनी हॉट लग रही। अब हॉट लग रही तो क्या उसके सिर पे रख के चाय बनानी है? मतलब इतनी हॉट। तो ये हॉट शब्द भी कहाँ से आ गया? उसी सेंसुअलिटी से। और पॉर्न उसका थोड़ा एक्सटेंशन हो गया कि हम देखना चाहते हैं। देखने को हम कलात्मक बना सकते थे अगर दमन ना होता। अब भारत में देखिए खजुराहो के मंदिर, इस चीज़ का सबसे स्वस्थ और संतुलित उदाहरण है कि ऐसी प्रतिमाएं बनाई, और इतनी सुंदर प्रतिमाएं बनाई, इतनी काम मुद्राओं में प्रतिमाएं हैं, लेकिन इतनी सुंदर हैं कि जब मैं गया वहाँ, 2-3 बार जाना हुआ मेरा, तो मैं आश्चर्यचकित हुआ कि चेहरे के भाव देखिए, ऐसे सुंदर प्रसन्न समाधिस्थ भाव कि कोई विकृति नजर नहीं आ रही है। लेकिन वो लोग कितने मानसिक रूप से खुले और विकसित होंगे, उन्होंने मंदिर की 4 दीवारियों पर उनको उकेर दिया कि हम स्वस्थ ढंग से देख सकते हैं, विचलित होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब वहां पर एक भाव डाला गया, इंजेक्ट किया गया संतुलन का, प्रसन्नता का, तो वो आदमी को तृप्त कर देता है और खत्म हो गया, उसका जो आकर्षण था खत्म हो गया। लेकिन जब दमन बहुत हुआ और शरीरों के प्रति अपरिचय बहुत बढ़ गया, तो ये पॉर्न इंडस्ट्रीज डेवलप हो गई। पॉर्न से अगर व्यक्ति को हटाना है तो एक तो शरीर से परिचय उसको होना चाहिए, स्त्री हो पुरुष हो। पहले तो मैं कहूँगा अपने से ही शुरू करें, अपने ही शरीर को आईने में अच्छे से देखें। अपना शरीर एक बार देख लिया तो उनको पता चल गया शरीर ऐसा होता है। और फिर जो लोग प्रेम संबंधों में हैं वो एक दूसरे के शरीर को अच्छे से देख सकते हैं, क्या समस्या है, देखने में देखा जा सकता है। तो देखने का आकर्षण उनका विदा हो जाएगा और वो जो विकृति की तरफ ले जाने वाला है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि पोर्न फिर दिखाने के अलावा क्या करेगा, तमाम विकृत अवधारणाएं डालेगा।
जो कि नैसर्गिक नहीं है, वो अननेचुरल है, फिर वो अपराध और विकृति की तरफ ले जाएंगे। तो पोर्न इंडस्ट्री इसलिए इतनी बड़ी हो गई है। कहते हैं इंटरनेट का मैक्सिमम कंजम्पशन पोर्न को देखने में होता है। व्यक्ति को इससे बचाना है तो हमें खजुराहो जैसी मानसिकता लानी पड़ेगी। सहज रहो, शरीर के प्रति बहुत ऑब्सेस्ड मत हो, भागो भी नहीं, डरो भी नहीं, और लोग देखते हैं, देखना चाहते हैं, इस बात को स्वीकार कर लो कि लोग देखने से रस पाते हैं। जो लोग विवाहित हैं वो भी गौर से नहीं देखते हैं एक दूसरे को, क्योंकि वो यांत्रिक गतिविधि में तो इन्वॉल्व होते हैं लेकिन देखने में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो मैं कहूँगा एक बार अच्छे से देख लो, एक बार एक दूसरे के शरीर को अच्छे से देख लोगे तो जिज्ञासाएं खत्म हो जाएंगी, फिर पोर्न का आकर्षण भी चला जाएगा। अच्छा आनंद श्री, महिलाओं में अगर देखा जाए तो काम वासना का ही अगर बात कर रहे हैं हम लोग उसमें, तो ब्रेस्ट का ऑब्सेशन लोगों में बहुत ज़्यादा होता है। अब ये भी मनोवैज्ञानिक बात है कि ब्रेस्ट का ऑब्सेशन क्यों हो गया है। मनोवैज्ञानिक तो ये भी कहते हैं कि जिन बच्चों की ब्रेस्ट फीडिंग ठीक से नहीं हुई होती है उनके अंदर वो आकर्षण ज़्यादा स्तनों का हो जाता है। लेकिन इसके अलावा इसका दूसरा पहलू भी है जो मैं समझता हूँ कि प्रारंभिक जो पोषण और जीवन व्यक्ति को मिला है वो उसके स्तनों से मिला है, माँ के स्तनों से। तो स्तन जीवन का प्रतीक है, वो काम वासना का जितना प्रतीक है उससे कहीं ज़्यादा जीवन का प्रतीक है। और व्यक्ति वही, जैसा मैंने कहा इस विषय पर कि काम वासना जीवंतता के चरम की खोज है, तो स्तनों की तरफ जा रहा है तो जीवंतता के चरम की तरफ जाने की कोशिश में है। लेकिन हम उसको रोकते हैं, इतना रोकते हैं कि फिर उसके दिमाग में वो बस के रह जाता है। अन्यथा वो कोई बहुत विकृति नहीं है और सहज है। एक बार अगर उसकी दृष्टि जाती भी है, स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों उस तरफ झुकाव रखते हैं, तो वस्तुतः वो जीवन के मूल स्रोत जहाँ से उसको प्राण मिले थे, भोजन मिले थे, उधर जाने की आकांक्षा है। तो अगर वो एक बार सहज हो जाएगा तो इस आकर्षण से वो संतुलित भी हो जाएगा। उसको ये दिख जाएगा कि ये जीवन का आकर्षण है, इसमें कोई बहुत उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। और स्त्रियों को स्वयं अपने स्तनों के प्रति सहज होने की कोशिश होनी चाहिए। वो भी सहज नहीं है, उनको भी असहजता अनुभव होती है। तो इसीलिए देखना और ये सब तरह तरह के उपद्रव में ले जाता है। व्यक्ति की दृष्टि जाएगी लेकिन वो काम वासना के लिए नहीं जा रही है, वो मातृत्व के लिए भी तो हो सकती है, संभव है। और संभव है कि आपकी दृष्टि, स्त्री की दृष्टि दूसरे की दृष्टि को मातृत्व की दृष्टि में बदल दे। ये नैसर्गिक आकर्षण है, जीवंतता और जीवन के स्रोत की तरफ बढ़ा हुआ आकर्षण। इसलिए बना रहेगा हमेशा। जब व्यक्ति बहुत सहज होगा और स्त्रियां भी मुक्त होंगी अपने शरीर के ऑब्सेशन से, तभी ये जाएगा। आनंद श्री, इतनी खूबसूरती से आपने हर एंगल, जो पिछला पॉडकास्ट भी था, आप इतनी गहरी अंतर्दृष्टि दी है। मैं पर्सनल खुद बता रहा हूँ कि मुझे इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, और मुझे तो लगता है कि जो आनंद पथ के मित्र सुन रहे होंगे उनको जरूर क्लियर हुई होंगी। बिल्कुल, लोगों के जीवन से थोड़ा अंधेरा हटे, ये बहुत ज़रूरी है। ये जो टैबू हैं ये मनुष्य के मन को बहुत जकड़ के रखे हुए हैं, तो इनको समझकर और बड़ी सहृदयता से और बड़ी करुणा से ऊपर उठना है। एक एंगल अब नेहा है आनंद श्री, मैं उस पर बातचीत करूंगा अगले एपिसोड में, क्योंकि अतीत के कई गुरु सेक्स को और स्पिरिचुअलिज्म को एक मिक्स मसाला बना दिए हैं। उस पर मैं गहरी अंतर्दृष्टि और क्लैरिटी चाहूँगा। काम वासना और अध्यात्म। प्रणाम आनंद श्री। आभार सभी मित्रों का, आपने पूरा पॉडकास्ट सुना, इतना प्रेम दिया। आनंद श्री से बातचीत का जो सिलसिला चल रहा है, आनंद श्री के द्वारा जो गहरी अंतर्दृष्टि हमें मिल रही है, मैं खुद पर्सनल ही अनुभव कर पा रहा हूँ कि इतनी सारी चीज़ें जो टैबू को लेके, काम वासना जैसे टैबू को लेके जिससे लोग ग्रस्त थे, अब एक उनको रास्ता मिल रहा है। आगे और भी इसके गहरे आयाम में हम प्रवेश करेंगे। आप सभी अनंत पथ के मित्र पार्टिसिपेट करिए, कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न डालिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए,
मिलते हैं अगले एपिसोड में नए पहलू के साथ, नए बातचीत के साथ। नमस्कार।